इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। चैप्टर हमारा चल रहा है थर्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू प्रमोट free trade in the international market by reducing tariff barriers and by removing non-tariff barriers। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। इसका मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि इंटरनेशनली ट्रेड को डेवलप करना। जिन देशों ने ज्यादा टैरिफ्स के द्वारा दूसरे देशों को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो देश हमारे देश में आगे माल नहीं बेच सकते, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन बैरियर्स को खत्म करती है, टैरिफ बैरियर्स एंड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। इट इज फैसिलिटेटिंग बाइलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत से देशों के बीच में बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स तैयार करवाए हैं। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है अगर हमारा देश एक दूसरे देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो वह कहलाएगा बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और जब बहुत सारे देशों के बीच एक साथ ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वह कहलाता है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इंटरनेशनल बॉडी, यानी कि दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेम्स फेयर ग्लोबल रूल्स, regulations and safeguards and advocating the interest of the developing world for maintaining peace at the global level। ये वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस तैयार करती है जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड के, यानी कि खासकर हमारे जैसे जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनके हित में हो। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी का फायदा हो, और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज का। और साथ ही साथ मेंटेनिंग पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जाती है कि देशों के बीच में किसी भी चीज को लेकर आपस में कोई मतभेद ना हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखना भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इम्पैक्ट पॉइंट नंबर 1, ऑफर ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद हमारे देश को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा मिलने लगी हैं, यानी कि हम लोग अब ज्यादा देशों में अपने आइटम्स को, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल कोटा रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स। पहले बहुत सारे देशों ने हमारे देश पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि हमारे देश से बने हुए कपड़े दूसरे देशों में नहीं बिक सकते, और अगर बिक भी सकते हैं तो उनकी एक लिमिट तय कर रखी थी, कोटा बना रखा था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप पाने के बाद वो सभी कोटा रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए गए, और अब टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में हम लोग किसी भी लेवल पर दूसरे देश में जाकर अपने गुड्स बेच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज ड्यू टू रिडक्शन इन सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत से विकसित देशों ने अपने देश में प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश के लिए अच्छा मौका मिल गया। हमारे देश के किसानों को यह मौका मिला कि वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देश में, क्योंकि जब दूसरे देशों के द्वारा उनके प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी मिलनी कम हो गई या बंद कर दी गई सब्सिडी, तो इससे प्रोड्यूसर्स के गुड्स महंगे हो गए, जिसकी वजह से इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर आसानी से बिक जाते हैं।
तो इस तरह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया, किस चीज का? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज डीमोनेटाइजेशन, जिसका मतलब है नोटबंदी, अर्थात जो भी नोट फिलहाल चलन में है, जब उसे चलन से बाहर कर दिया जाता है तो वही कहलाता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन 8th November 2016. It means 500 and rupees 1000 notes were withdrawn from circulation. यानी 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया सरकार के द्वारा। कब किया गया था ये? 8th November 2016 को। इट्स मेन एम टू कर्ब करप्शन, इसका मेन मकसद था करप्शन को खत्म करना देश के अंदर। चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, देश की करेंसी जो इलीगल एक्टिविटीज में लगी हुई थी उसे चेक करना। एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय नॉट डिक्लाइनिंग इन इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज। खासकर कुछ देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पास बहुत सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में जमा किया हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट ने नोटबंदी की ताकि वो नोट बाहर निकल के आए। यहां पर गवर्नमेंट का मकसद लोगों की इनकम को घटाना नहीं था, बल्कि ये उजागर करना था कि जो ब्लैक मनी है, जब वो लोग बैंक में ले जाकर पैसा जमा कराएंगे तो उसके ऊपर उनको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी और इनकम शो करने की वजह से उनको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाएगा वाइट में और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी। In 1936, rupees 10,000, which was highest denomination note, was introduced but was demonetized in 1946 by the Britishers. भारत में 10,000 का नोट लागू किया गया था, अर्थात ये चलन में आया था 1936 में, लेकिन 10 साल बाद अंग्रेजी सरकार ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की ही हुआ करती थी। आज़ादी तो हमें मिली थी 1947 में। अंग्रेजों ने इस नोट को इसलिए बंद किया था ताकि हमारे देश के क्रांतिकारियों के पास जो पैसा है वो बेकार हो जाए और देश में जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, वो बंद हो जाएं। क्योंकि इस वक्त अंग्रेज समझ चुके थे कि बहुत ही जल्द उनका शासन खत्म होने वाला है, तो उन्होंने ये आखिरी चाल चली थी नोट बंद करके कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम खत्म कर देंगे वो लोग, क्योंकि जिन लोगों के पास ये 10,000 के नोट हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके वो नोट बेकार हो जाएंगे और फिर वो क्रांति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रांति करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। दो इट वॉज रीइंट्रोड्यूस्ड इन 1954 और 1954 में उसको दोबारा लागू कर दिया गया देश के अंदर, बट लेटर बाद में इन 1978 the then Shri Morarji Desai, fourth Prime Minister, in his intensive move to counter the black money, introduced the High Denomination Banks Act demonetization and declared rupees 500, 1000 and rupees 10,000 notes illegal. दैट मीन्स 1954 में दोबारा ये नोट चालू हो गया था, लेकिन 1978 में हमारे फोर्थ प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई ने इसको दोबारा बंद कर दिया। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए एक एक्ट लागू किया गया, द हाई डिनोमिनेशन बैंक्स एक्ट, और 500 रुपए का नोट, 1000 का और 10,000 के जो नोट्स हैं उनको चलन से बाहर कर दिया कि अब ये नोट्स देश में इलीगल कहलाएंगे। इसके बाद एंड नाउ ऑन 19 मई 2023 अगेन रुपीज 2000 नोट डिमोनेटाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग इट इन बैंक इज 30th September 2023। और हाल फिलहाल में
19 मई 2023 को फिर 2000 का नोट डिमोनेटाइज कर दिया गया है। वैसे अभी इसे चलन से बाहर नहीं किया है, लेकिन बैंक में इसको जमा करने की जो डेट है वो 30 सितंबर बता दी गई है। इसका मतलब पूरी उम्मीद है कि ये डिमोनेटाइज्ड हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 1946 में हुआ था, उससे पहले 1978 में भी हुआ था, और अब 2023 में अगेन नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है। यही कहलाता है डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर। पॉइंट नंबर 1, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, people had to declare their cash holdings to get it exchanged from bank. That means डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों को अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ी। जो उनके पास पैसा रखा था उसे बताना पड़ा सरकार को, क्योंकि बैंक से तो उसको एक्सचेंज कराना ही था। अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर बैंक से एक्सचेंज कैसे कराएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स प्राप्त हुआ। Point number 2, non-tolerance of tax evasion. Demonetization also indicated that government will no longer accept tax evasion. यानी कि नोटबंदी ने यह भी जाहिर कर दिया कि अब सरकार टैक्स की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 3, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। Demonetization led to tax administration channelizing savings into the formal financial system. अर्थात पहले लोगों ने जो पैसा बचाया हुआ था वो अपने घरों में दबा रखा था, लेकिन जब दिखाई दिया कि नोट बंद हो रहे हैं तो वो पैसा उनको जमा कराना पड़ा बैंक में, जिससे कि लोगों की जो सेविंग्स थी वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पास पहुंच गई। अर्थात देश के फाइनेंशियल मार्केट जो है इससे उसको बहुत फायदा हुआ, जिससे कि हमारे देश में शेयर्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। एज मच ऑफ द कैश डिपॉजिटेड बाय पीपल फॉर एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड टू पीपल फॉर लोन अंडर न्यू स्कीम्स। यानी कि जब लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराना शुरू किया उसको एक्सचेंज कराने के लिए, तो बैंकों के पास कैश बहुत ज़्यादा आ गया। इससे बैंक ने नई नई स्कीम्स के अंतर्गत लोगों को लोन देना शुरू किया, जिससे कि उन लोगों के पास पैसा पहुंचा जिनके पास पैसे की कमी थी, और देश में डिमांड बढ़नी शुरू हुई। डिमांड बढ़ने की वजह से देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़नी शुरू हो गई, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से लोगों को रोजगार भी काफ़ी मिला। नंबर 4, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गई जिसमें कैश का इस्तेमाल कम होने लगा, क्योंकि लोगों ने अपने कैश को कन्वर्ट कर लिया डिजिटल कैश में, और पेटीएम के द्वारा या किसी भी सिस्टम से इंटरनेट के द्वारा ही लोग अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने लगे। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ less cash light economy, that is channelizing more savings through the formal financial system. यानी कि लोगों की सेविंग सब बढ़ गई थी। अब लोगों का पैसा बैंक से बाहर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे थे। केवल पैसा ट्रांसफर हो रहा था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है अधिकतर। जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो हमारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन रहता वो सेविंग अकाउंट में ही है, जिसकी वजह से देश में सेविंग्स को बढ़ावा मिल रहा है। एंड इंप्रूविंग टैक्स कॉम्प्लायंस, और जब ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी तो उसे तो छुपाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से लोगों की इनकम भी सामने आ जाती है और उनको टैक्स उस इनकम पर पूरा पूरा भरना पड़ता है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे
कि नोटबंदी बेकार है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बेकार हैं देश के लिए। तो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिया गया था पहला, दे रिक्वायर यूज ऑफ सेल फोन्स फॉर कस्टमर्स, कि हर एक कस्टमर को सेल फोन्स की आवश्यकता पड़ेगी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। एंड पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन फॉर बिजनेसमैन, और हर एक बिजनेसमैन को अपने पास पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन रखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिना इंटरनेट के ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफर कर नहीं पाओगे, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी देश में बढ़ानी पड़ेगी। इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? नंबर 1, मनी, इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आने लगा डिपॉजिट्स के जरिए, जिसकी वजह से बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया और लोन्स ज्यादा ऑफर करने लगे और फाइनेंशियल सेविंग्स अब देश में बढ़ गई। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंड, लोगों की जो संपत्ति थी वो पहले से घट गई। सिंस सम हाई डिनोमिनेशन नोट्स ऑफ ₹500 and 1000 वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइस फॉल्स, यानी कि देश में जो हाई डिनोमिनेशन के नोट्स थे वो बंद कर दिए गए और प्रॉपर्टीज के लेन देन में अधिकतर इन बड़े नोटों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये नोट ही बंद हो गए तो देश के अंदर प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी इसका असर पड़ा और रियल एस्टेट के जो प्राइसेस थे वो गिरने शुरू हो गए, यानी कि जो प्रॉपर्टीज थी उनके रेट्स गिरने लगे, प्रॉपर्टी सस्ती हो गई। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर की वेल्थ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, नो इफेक्ट। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमंग यूजर्स इंक्रीज्ड, अर्थात लोगों के डिजिटल ट्रांजैक्शंस अब पहले से बढ़ गए थे क्योंकि अब लोग ऑनलाइन पेमेंट्स का लेन देन ज्यादा करने लगे थे। पॉइंट नंबर 5, रियल एस्टेट अभी बताया था, प्राइस डिक्लाइन, रियल एस्टेट में प्राइस लगातार घटने शुरू हो गए थे, प्रॉपर्टी सस्ती हो गई। एंड पॉइंट नंबर 6, टैक्स कलेक्शन, राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि लोगों को खुलकर अपनी इनकम बतानी पड़ी है, छुपाने का कोई चांस ही नहीं था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Meaning of GST. It is an indirect tax levied at prescribed rates on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption. यानी कि जीएसटी लगभग फिलहाल हर एक गुड्स और सर्विसेज पर लागू होता है, केवल पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर। वो पेट्रोलियम और अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रखा गया है, उसे छोड़कर बाकी हर वस्तु पर फिलहाल जीएसटी लागू होता है। पेट्रोलियम और अल्कोहल को बाहर इसलिए रखा गया है जीएसटी के, क्योंकि अगर पेट्रोल और अल्कोहल को भी जीएसटी के दायरे के अंदर ले आएंगे तो इससे ये दोनों सस्ते हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और सस्ते होने पर इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, और इन दोनों का ही कंजम्पशन बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं है। पेट्रोलियम का कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा देश में पॉल्यूशन होगा, और पहली बात तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा बचे ही नहीं है तो उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, और अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ने से लोगों की सेहत पर गलत असर पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम और अल्कोहल को यानी शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, क्योंकि इनको अगर शामिल कर लिया जाता तो इससे दोनों सस्ते हो जाते, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। यहां पर जो सिद्धांत था जीएसटी को लागू करने का वो था कि एक राष्ट्र में टैक्स एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स रेट होते थे पहले,
जिसकी वजह से चीज़ों के दाम भी हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलते थे। तो यहां पर गवर्नमेंट का मकसद था कि एक देश में टैक्स एक ही होना चाहिए ताकि पूरे देश में वस्तुएं एक ही रेट पर बिकें। जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड ऑन इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। यह एक्ट 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ था एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 और 1 जुलाई 2017 से ये सरकार ने लागू भी कर दिया था। टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। ये पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे अलग अलग, जिनको अब जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि अब ये टैक्सेस नहीं लगते, अब तो केवल और केवल जीएसटी लगता है। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसके अलावा और भी टैक्सेस हुआ करते थे जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स। अब इन सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। दैट मीन्स वन नेशन वन टैक्स। स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। स्टेट लेवल के वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं? ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, जिसे आम भाषा में टोल टैक्स भी कहा जाता है। जब एक राज्य से हम लोग दूसरे राज्य में एंटर करते हैं तब ये टैक्स हमें भरना पड़ता है। कई बार एक राज्य के अंदर भी भरना पड़ता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। परचेजेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये स्टेट लेवल के टैक्सेस थे जिन सभी को अब मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। जीएसटी रेट्स स्ट्रक्चर। जीएसटी स्ट्रक्चर में रेट्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स। असेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड पर 0% टैक्स है। कॉमन यूज आइटम्स पर 5%। स्टैंडर्ड रेट्स रखा गया है 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट रखा गया है 18% और लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर रेट रखा गया है 28%। इनपुट जीएसटी इज एन असेट। अगर बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो इनपुट जीएसटी हमारे बिजनेस के लिए असेट है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो जीएसटी हमने पे किया है। ये एसेट क्यों है? क्योंकि इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट जीएसटी से। आउटपुट जीएसटी का मतलब जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है, अर्थात जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है उसमें से जो टैक्स हमने पे कर दिया उसे माइनस करने के बाद हम गवर्नमेंट को देंगे और वही कहलाएगी हमारी लायबिलिटी। तो इसीलिए इनपुट जीएसटी को असेट माना जाता है और आउटपुट जीएसटी को लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इनपुट जीएसटी पेड, ये कहलाता है टैक्स पेड, कैन बी एडजस्टेड थ्रू आउटपुट जीएसटी, यानी कि टैक्स कलेक्टेड। जो भी टैक्स हमने पे किया है उसे हम लोग टैक्स कलेक्टेड से एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद ही हमें टैक्स भरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एज अ बिजनेसमैन मैं लैपटॉप बेचता हूं और लैपटॉप खरीदने के लिए एक लैपटॉप पर मैंने 2000 का जीएसटी पे किया और जब वही लैपटॉप मैंने किसी और को बेचा, किसी कस्टमर को, तो उस लैपटॉप पर मुझे जीएसटी प्राप्त हुआ 3000। तो वो 3000 जो मुझे ग्राहक से प्राप्त हुआ है वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उस 3000 में से जो जीएसटी मैंने पे किया था उस लैपटॉप को खरीदते वक्त, यानी कि 2000, वो एडजस्ट करने के बाद ही मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा, यानी कि मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा केवल 1000, क्योंकि 2000 तो मैं पहले ही गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था। तो अब अगर मैंने लैपटॉप बेचकर 3000 जीएसटी कलेक्ट किया है तो उस जीएसटी में से मैं क्या करूंगा, जो जीएसटी मैंने पे किया था उसको एडजस्ट करने के बाद टैक्स भरूंगा। बट जीएसटी पेड ऑन परचेजेस ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। अब ये जो नीचे एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं 7 एग्जाम्पल्स, ये वो जीएसटी पेड है जिसे हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया है
फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल्स वगैरह जो जितने भी हमारे होते हैं, या पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, यानी कि जिम वगैरह में जो हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, अगर उसमें हमने जीएसटी पे किया है तो उस जीएसटी को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल्स, अगर हमने व्हीकल्स परचेज किए हैं अपने बिजनेस में तो उन पर जो जीएसटी हमने पे किया है वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो जीएसटी तो हमारा गया। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, अगर हमने स्टाफ को फ्री गिफ्ट दिए हैं तो उन गिफ्ट्स पर पे किया गया जीएसटी एडजस्ट नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 7, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, अगर हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, अपने घर के लिए खरीदे हैं, तो उन पर जो भी हमने जीएसटी पे किया है वो भी हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। जीएसटी को एडजस्ट किया जा सकता है केवल एक बिजनेसमैन के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजनेसमैन तो गुड्स बेचेगा और जब गुड्स बेचेगा उसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो जीएसटी उसे कलेक्ट होगा उसमें से जो जीएसटी वो पे कर चुका था उसे माइनस करने के बाद ही वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। यही कहलाता है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की कुछ विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, जीएसटी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें बहुत सारे दूसरे टैक्सेस शामिल हैं। पॉइंट नंबर 2, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स, जीएसटी रेट पूरे भारत में हर एक आइटम पर अब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ और रेट चल रहा है टैक्स का और पंजाब में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, ऐसा नहीं है। अब सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स लागू होते हैं। नंबर 3, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, अर्थात जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं वो लागत नहीं है हमारी, क्योंकि उसको तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। एक कंज्यूमर के लिए तो वो लागत कहलाएगी, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए वो लागत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स ही है। वैल्यू एडेड कैसे? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मान लीजिए 40,000 का, जिस पर मैंने 2,000 का जीएसटी पे किया है, मान लेते हैं कि 40,000 का लैपटॉप है और 2,000 उसके ऊपर जीएसटी है, तो 2,000 जीएसटी मैंने तो पे कर दिया, मुझे लैपटॉप पड़ा 42,000 का, और वही लैपटॉप जब मैंने बेचा, मान लीजिए मैंने 50,000 का बेच दिया वो लैपटॉप, और उस कस्टमर से मुझे 3,000 मिला खुद जीएसटी, तो इस 3,000 में से 2,000 को एडजस्ट करने के बाद ही तो मैं टैक्स भरूंगा। दैट मीन्स जो मुझे जीएसटी भरना पड़ा वो केवल वैल्यू एडेड पर भरना पड़ा, अर्थात जो लैपटॉप मैंने खरीदा था वो 40,000 का था, लेकिन जब बेचा तो 50,000 का बिका, तो जो 10,000 मुझे एडिशनल मिला उसी पर तो मुझे टैक्स भरना पड़ा केवल। तो यही कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, या कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। पॉइंट नंबर 1, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जीएसटी लागू होने पर गुड्स देश में पहले से सस्ते हो गए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को जब टैक्स भरे जाते थे तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे। सेल्स टैक्स अलग, प्रोडक्शन ड्यूटी अलग और ऑक्ट्रॉय अलग, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अब तो केवल एक ही टैक्स जाता है, ओनली जीएसटी, जिसकी वजह से गुड्स पहले से सस्ते हो गए हैं। नंबर 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया, क्योंकि पहले जब बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे तो बिजनेस करना आसान नहीं था, लेकिन अब बिजनेस करना ज्यादा आसान है। नंबर 3, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, यानी कि नेशनल मार्केट को डेवलप किया गया एक कॉमन टैक्स लगाकर, क्योंकि अब देश में हर एक मार्केट के अंतर्गत टैक्सेस यूनिफॉर्म हैं। पॉइंट नंबर 4, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, यानी कि पहले बिजनेसमैन इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी चोरी किया करता था, यानी कस्टमर से तो टैक्स ले लिया करता था लेकिन वो उसको गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाता था, अब तो पहुंचाना पड़ता है। अगर वो नहीं पहुंचाएगा
तो जो उसने खुद जीएसटी पे किया था उसको वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अब इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी होना भी बंद हो गया है। नंबर 5, गुड्स बिकमिंग चीपर। गुड्स लगातार सस्ते होते जा रहे हैं पहले से। नंबर 6, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी हमारे देश पर विश्वास बढ़ रहा है और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो रही है। अब अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 7, टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। देश में टैक्स सिस्टम अब पारदर्शी हो गया है, लोग लगातार टैक्सेस भरने लगे हैं और गवर्नमेंट के लिए भी वो प्रिडिक्टेबल हो गया है, अर्थात गवर्नमेंट भी अंदाजा लगा सकती है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट को कितना टैक्स प्राप्त होगा, जिससे कि गवर्नमेंट को बजट बनाने में आसानी होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी। अर्थात जो भी हम लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं उसमें से कुछ टैक्स पहुंचता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ टैक्स पहुंचता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये केवल तभी अप्लाई होता है जब हम लोग एक राज्य के अंदर ही गुड्स को बेचते और खरीदते हैं। लेकिन अगर स्टेट के बाहर हम लोग गुड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहां पर लागू होता है फिर आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लागू होगा? जब ट्रांजैक्शन कैसा होगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, अर्थात ये इंट्रा स्टेट टैक्स है विद इन द स्टेट। अगर गुड्स और बेचे गए हैं, अब या तो देखो स्टेट होगा या फिर यूनियन टेरिटरी होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, तो उनको यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर हमने स्टेट के अंदर ही गुड्स खरीदे और बेचे हैं तो यहां पर लागू होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट से, यानी कि स्टेट से हमने गुड्स खरीदे हैं या बेचे हैं, तो वहां पर लागू होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जीएसटी के बारे में आपको जो भी पढ़ाया अब तक वो केवल और केवल आपके लिए नॉलेज के लिए था कि आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या होता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद करना है आपको। कुल मिलाकर जीएसटी के बारे में जो बातें अब तक बताई गई वो आपको याद नहीं करनी है, वो केवल समझने के लिए थी, या कह सकते हो जनरल नॉलेज के लिए थी, जीके। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ऑन द इंडियन इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, इट हैज फैसिलिटेटेड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जीएसटी लागू होने से फायदा यह हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट था देश के अंदर, अब वो आजाद हो गया पहले से। दैट मीन्स अब फ्रीली हम लोग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। एंड क्रिएटेड अ कॉमन मार्केट इन द कंट्री, और पूरी कंट्री इसके लिए बन चुका है अब कॉमन मार्केट। पहले गुड्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना उतना आसान नहीं था जितना कि अब हो गया है। पॉइंट नंबर 2, इट हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसकी वजह से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, यानी कि अब बिजनेस में लागत कम आती है। एंड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस टैक्सेस ऑन कंज्यूमर्स, और कास्केडिंग इफेक्ट जो था कंज्यूमर्स पर उसका असर भी घट गया है पहले से। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है पहले कंज्यूमर को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन ड्यूटी। अब इस प्रकार के टैक्सेस नहीं भरने पड़ते, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को भी गुड्स सस्ते पड़ते हैं और इसी वजह से कंज्यूमर्स को भी गुड्स सस्ते पड़ते हैं। नंबर 3, इट हैज ऑल्सो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुल मिलाकर इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से कम हो चुकी है, जिसकी वजह से गुड्स सस्ते हो रहे हैं। विच विल मेक इंडियन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज मोर कॉम्पिटिटिव इन द
डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि हमारे गुड्स पहले से सस्ते हो गए हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी अब हमारे गुड्स मल्टीनेशनल कंपनीज के गुड्स को टक्कर दे सकते हैं। यानी कि अब हमारे गुड्स जो हैं वो कंपटीशन में ज्यादा खुलकर सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, it will also result into higher economic growth as GDP is expected to rise by about 2%। यानी पहले के कंपैरिजन में हमारे देश का जीडीपी जीएसटी की वजह से 2% ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि हमें ज़्यादा आर्थिक विकास देखने को मिल रहा है पहले से। पॉइंट नंबर 5, टैक्स कॉम्प्लायंस, जो पहले भी आपको बताया जा चुका है। टैक्स कॉम्प्लायंस विल बी ईजियर, अर्थात टैक्स भरना लोगों के लिए पहले से आसान हो चुका है। एज ऑल टैक्स पेमेंट्स रिलेटेड सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट आर अवेलेबल ऑनलाइन थ्रू अ कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in। यानी कि टैक्स भरना पहले से आसान हो गया है। अब ऑनलाइन ही हम लोग अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रिटर्न्स हमें भरने हैं अर्थात जो टैक्सेस भरने हैं वो ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। तो पेमेंट वगैरह सब कुछ अब ऑनलाइन होता है टैक्सेस का, जिसकी वजह से बिजनेस करना भी आसान हो गया है पहले से। पॉइंट नंबर 6, इट हैज एक्सपेंडेड द टैक्स बेस, इंट्रोड्यूस्ड हायर ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्सेशन सिस्टम, reduced human interface between taxpayers and government, and is furthering ease of doing business। तो कुल मिलाकर टैक्स सिस्टम हमारे देश में पहले से ज़्यादा पारदर्शी हो गया। अब ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया, क्योंकि अब टैक्स भरने के लिए हमें टैक्स ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, बल्कि ऑनलाइन ही हम लोग टैक्स आसानी से पे कर सकते हैं। अब टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो पहले इंटरफेस हुआ करता था, यानी कि आपस में एक दूसरे के सामने आना ही पड़ता था, अब वो ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस करना पहले से ज़्यादा आसान है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।